गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज क्या बचा है? उस दिन तो कॉन्सेप्ट ले लिए थे अपन लोग, ले लिए थे ना। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेके जर्नल एंट्री है, ठीक है। ध्यान ध्यान दोगे तो इजी है। जर्नल एंट्री है, अपने को तो आता ही है, आता है कि नहीं? हाँ, चलो शुरू करते हैं। चलो ये मेरे को कैप दो ना। ठीक है, ध्यान से देखना और लिख लेना साथ में मेरा। सबसे पहले क्या होगा, जो भी चीज, मतलब जो भी मैं कहना चाहूँ, बेड डेप्थ जो ट्रायल में आ चुका है या जो प्रोविजन में आ चुका है, क्या उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुका है या अब होना पड़ेगा? जो भी आइटम, मतलब ट्रायल में जो भी आइटम अपियर करता है, छोड़ो बेड डेप्थ छोड़ो, कोई भी आइटम अपियर करता है, ट्रायल कब बनता है? लेजर बनने के बाद। क्या उसका जर्नल एंट्री हो चुका है या अब होगा? हो चुका है, मतलब कि अपने को जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड मारना है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अपन लोग पढ़े थे ना, प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के बाद भी बेड डेप्थ हुआ, फिर अपन लोग नया प्रोविजन बनाए। ऑलरेडी पुराना प्रोविजन था ही, पुराना बेड डेप्थ था ही, उसका ट्रीटमेंट एक ही बार हुआ, लेकिन जो नया वाला प्रोविजन या नया वाला बेड डेप्थ था उसका ट्रीटमेंट 2 बार किए। ठीक है, अगर बेड डेप्थ हो जाता है कब? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बेड डेप्थ आफ्टर जर्नल एंट्री बताओ बिना देखे। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिला कि बेड डेप्थ हुआ है, मतलब कि उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जर्नल एंट्री से लेके लेजर तक कोई भी कहीं पे भी उसका इम्पेक्ट आया नहीं है, अब आएगा, आएगा। लेकिन लेजर में तो अपन लोग रिटर्न जाएंगे नहीं, जर्नल मारने बोला है मार देंगे, फिर ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। ठीक है, ये क्लियर है? बेड डेप्थ हुआ, तो जब बेड डेप्थ हुआ सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एडिशनल बेड डेप्थ का बात कर रहे हैं या फर्दर बेड डेप्थ का? जो पुराना बेड डेप्थ है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, जर्नल एंट्री भी मार चुके हैं उससे रिलेटेड। डेटर से हटाना पड़ेगा मेरे को, तो हटा दो डेटर से। बेड डेप्थ फायदा है या नुकसान है? नुकसान किससे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू, सिंपल, बहुत ही सिंपल था ना? सिंपल था ना या नहीं था? बेड डेप्थ हो गया, मतलब एडिशनल बेड डेप्थ है ये, पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला है। बेड डेप्थ हो गया, मैंने इसको डेटर से हटा भी दिया। ठीक है, बताओ जो पुराना वाला प्रोविजन था वो हम लोग किस लिए बनाए थे? पापा क्या सोचे थे, कितना नुकसान करेगा? 15, कोई सोचे थे ना 1500? किस चीज से रिलेटेड था? नुकसान होगा, होगा ना? पहले क्या नुकसान हुआ वो पापा एक बार भी बात किए क्या? वो कब बात की? जब मेरा फाइनल अकाउंट बन रहा था, टोटल हिसाब जब कर रहे थे, तब जाके वो पुराना वाला खर्चा जो घर पे मम्मी ले ली थी, 500 मम्मी ले ली थी ना, लेकिन पापा कभी भी उसका जिक्र किए क्या जब प्रोविजन बना रहे थे? नहीं। कितना इसका टोटल नुकसान होगा, स्टार्टिंग में बनाए थे ना,
दोबारा नुकसान हो गया ना, हुआ, दोबारा नुकसान हुआ, पापा ने देखा, ठीक है, उसके बाद फिर पापा ने प्रोविज़न बनाया ना। जो दोबारा नुकसान हुआ था देखे थे, तो उसके लिए भी तो उन्होंने हिसाब लगाया होगा या नहीं लगाया। तो जो बेड डेप्ट दोबारा मेरा हुआ ना, इसको मुझे हटाना होगा। नहीं समझे? नहीं ना समझे? ठीक है, चलो, बेड डेप्ट नॉमिनल आइटम, नॉमिनल आइटम है। नॉमिनल आइटम कभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा, उसी साल हटेगा। कौन हटाएगा? हाँ, नॉमिनल आइटम को कौन एक्सेप्ट करता है? आ जाओ मेरे पास, कौन बोलता है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक्चुअल में ये बेड डेप्ट कहाँ जाना चाहिए था? नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन पापा ऑलरेडी खर्चा होगा बोल के अपना प्रोविज़न बनाए थे क्या? वो प्रोविज़न गया, नुकसान में दिखा। जब ऑलरेडी नुकसान बोल चुके थे तो ये खर्चा भी तो वहीं जाएगा। वो अपनाएगा ना इसको अब, या कोई और अपनाएगा? जाना चाहिए था कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ऑलरेडी उधर पापा सोच के रखे थे कि नुकसान होगा। हाँ, ज़्यादा हो गया वो अलग बात है, लेकिन होगा बोल के रखे थे ना, तो ऑलरेडी वो सोच लिए थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या करेगा वो? पापा सोचे थे कितना? 1500, 500 मम्मी ले ली। अभी भी पापा का हिसाब में कितना बचा है खर्चा होने के लिए? कितना? 1000। और दोस्त कितना ले गया था? पापा के पास अभी भी वो प्रोविज़न में अमाउंट बचा हुआ है। तो पापा बोलेंगे हटाओ, कैंसिल करो। अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करेगा, अब क्या करेगा? जो प्रोविज़न था, और प्रोविज़न जब क्रिएट किए थे, प्रोविज़न हमेशा लाइबिलिटी साइड में जाता है ना, वो एसेट है। प्रोविज़न को मैंने बोला था कि प्रोविज़न एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होता है, बोले था या नहीं बोला? बोला था। हाँ, तो जब लाइबिलिटी ट्रीट होता, अब प्रोविज़न को हटाना है, अब बेड डेप्ट को भी हटाना है। क्या करोगे? बेड डेप्ट डेबिट में होता है, उसको हटाने के लिए किधर करूँगा मैं? क्रेडिट में। प्रोविज़न क्रेडिट में होता है, उसको हटाने के लिए डेबिट में। बस एक एंट्री इनफ है ना। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राइटिंग ऑफ, ठीक है। राइटिंग ऑफ का मतलब सिंपल भाषा में मिटा देना, उसका नास्तानुभूत कर देना। क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू बेड डेब्ट। ये डेबिट और ये क्रेडिट कट गया, खत्म ना उसका काम। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की जगह है क्या उसके पास? नहीं है, क्योंकि एक बार डेबिट आ गया, एक बार क्रेडिट आ गया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, क्या डाउट? नहीं, जर्नल में नहीं, मतलब ये क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा, उस पर डाउट हो रहे हो क्या? अब क्या हो गया? दोस्त पैसा लेके चला गया, उसका भी हिसाब किताब निपट गया। एट द एंड पापा फिर बोले थे कि ये और नुकसान करेगा 10%। सोचे थे क्या? हाँ, सोचे थे कि नहीं, या नहीं सोचे? सोचे थे ना। बस उसका एंट्री मारना है, सिंपल। फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोविजन, ठीक है, ठीक है। क्या जनरल एंट्री होना चाहिए? प्रोविजन यानी कि मेरा नुकसान। नुकसान को कौन बुलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस बुलाता है ना। डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा ना। और प्रोविजन क्या है? एज ए लाइबिलिटी की तरह हम लोग इसको देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, खत्म। सिंपल था जनरल एंट्री, या हार्ड लगा? देखो, ये प्रोविजन दोबारा क्रिएट किए ना हम लोग, किए ना। लेकिन यहाँ पे मैं बोला कि बेड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। जब ये प्रोविजन क्रिएट हो रहा था, ये वाला जनरल एंट्री मारा गया होगा। ये तो पुराना प्रोविजन है ना, नया नहीं है, ये वाला नया है। ये जब क्रिएट कर रहा था कंपनी, मतलब मैं जब क्रिएट कर रहा था ये वाला एंट्री, ये वाला आइटम,
तो डिट्टो यही एंट्री मारा था मैंने, भले यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन मैंने तो मारा होगा ना पास्ट में। तो आप दोबारा मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, और बेड डेप को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजोगे तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से हटा चुका था, माइनस कर चुके थे आप। तो सोचे थे कितना 1500, लेकिन 500 मम्मी ले गए, बचा 1000, फिर 500 नुकसान हुआ। ये तो मैं ऑलरेडी सोच के रखा था ना कि और भी नुकसान हो सकता है, तो 1000 बचा था, वो और भी नुकसान हो सकता वाला में। 500 देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है क्या? दे दिया वहां से, फिर दोबारा से क्रिएट कर लिया एक बार। अगर डाउट है तो पूछो दोबारा, मैं 2 बार बोलूंगा। रिटर्न ऑफ, देखो प्रोविजन को हम लोग रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे, हम लोग किसको कर रहे हैं? बेड डेप को। ठीक है, बेड डेप को मेरे को हटाना था। क्यों? क्योंकि दोबारा बेड डेप हो गया हुआ। अब ये बेड डेप को नियम के अनुसार कहाँ भेजना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे भेजोगे जहाँ पे आपने ऑलरेडी नुकसान होगा बोल के नुकसान अपने आप को बता दिया है। आपके हाथ में कितना रुपये बचा हुआ था नुकसान में? 1000 रुपीज़, 1000 बचा था ना, तो आपने तो उसको नुकसान मान लिया है ना, तो नुकसान कटना चाहिए ना यहाँ से। अब आपके हाथ में कितना बचा? 500, और एक बार 500 तक वो एक्सेप्ट कर लेगा। और 500 अगर बेड डेप होता है ना, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 2 बार बेड डेप हो गया, एक बार 500 एक बार 500, 1000 रुपया, उसके बाद अगर होना होगा तो फिर एंट्री मारना पड़ेगा अपने को, फिर से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। फंड में तो है ना अभी भी पैसा, 1000 रुपीज़ तो अभी भी है ना, मैं तो वो 1000 तक नुकसान झेल सकता हूँ ना। तो बस 500 हुआ है, 500 वो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, राइट ऑफ हो गया ना। हटा कैसे? हटा कैसे वो देखो, हटा यहाँ पे है बोल के नहीं, पहले क्या था? डेबिट। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट करके हटा दिया, पहला चीज़। अब ये लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा कभी पास्ट में, इसको भी तो कम करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने डेबिट करके 500 500 कम हो गया, 500 500 बस। ये फर्स्ट मेथड था, मतलब पहला एक मेथड। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अपन लोग सेकेंड मेथड करेंगे। आप लोगों को जो इजी लगता है उसी बेसिस पे प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, डाउट है कुछ? हाँ, डाउट नहीं है ना? फिर बोलना मत कि स्कूल मतलब सॉरी कॉलेज में तो बाउंसर गया गया, सीएमए का फाउंडेशन करने गया था, वहाँ पे भी बाउंसर चला गया, मत बोल देना बाहर जाके। हाँ, वरना अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगा अपना। कितना दिन बचा है वॉर के लिए? कल से तो पूजा लगेगा सबको। कल है या परसों है? कब है? कल से शुरू? कल धनतेरस है? क्या खरीदना होगा? क्या खरीदा है कल? मेरे को भी पता नहीं, अभी पता चल रहा है। देखिए मैं भी शौक में हुआ, कल है। क्या खरीदेगा? झाड़ू? आप लोग डायमंड सोच के रखा है, आता है कि नहीं देखते, ये वाला सीन है क्या? है? क्या क्या लेना है कल? पता ही नहीं, डिस्कस नहीं हुआ घर पे, चाय पे चर्चा नहीं हुआ अभी तक।
उनका हो चुका है वो झाड़ू झाड़ू है। आपके घर में चाय में झाड़ू बात हुआ था क्या? चाय पीते पीते सुनती हो? इस बार झाड़ू ही लेना पड़ेगा, बजट थोड़ा टाइट है। मम्मी बोलेंगे जैसी आपकी इच्छा। आप लोग क्या ले रहे हो? झाड़ू? आप क्या ले रहे हो? कल धनतेरस से सुनने में आया है, तो कल क्या ले रहे हो आप? धनतेरस, धनतेरस है ना कल, मतलब कुछ खरीदा जाता है कल वाला दिन, लक्ष्मी घर में लेके आया जाता है खरीद के। घर पे तो लेता होगा ना कुछ, आपको पता नहीं होगा। आई हैव समथिंग, रुको मेरे को दिखाता हूँ, मैं गिफ्ट दिखाता हूँ। हाँ गिफ्ट कैमरा में नहीं दिखाऊंगा, जल्दी लिखो। रास्ता में रोकना मत मेरे को, हाँ कोई भी। चलो शुरू करते हैं ना। हो गया ना, माइंड फ्रेश हो गया या नहीं हुआ? हो गया ना। अब उस कॉन्सेप्ट को साइड में रखो। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, जर्नल एंट्री मारने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, पहला वाला एंट्री डिट्टो सेम, क्या होगा? बेड डेप टू, पहला वाला एंट्री सेम है। ठीक है, लिखो। सेकंड मेथड है, आप लोग को जो अच्छा लगता है वही फ्लो करने का, जो इजी लगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हम लोग प्रैक्टिस किया, हम लोग प्रैक्टिकल किया ना प्रैक्टिकल, उसके अनुसार ये ठीक है। ठीक है, और ये वाला भी आंसर वही देगा, बस तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा। पहला वाला एंट्री क्या था? बेड डेप्ट टू डेटर। बेड डेप्ट क्यों डेबिट में गया? क्योंकि एक्सपेंसेस है, डेटर से हटाना है मेरे को, हटा दिया। सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए? राइटिंग ऑफ का। प्रोविजन के साथ हटा रहे थे ना, क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट था। इस बार हम लोग प्रोविजन के साथ नहीं हटाएंगे, इस बार प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे चुपचाप से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट, राइटिंग ऑफ का। ठीक है, अब आप लोग पूछो
कि इससे पहले तो प्रोविज़न हम लोग बनाए थे वो वाला एंट्री में, क्यों नहीं किया? अब इसमें क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि ये वाला मेथड सेकेंड है ना। अब इन लोग क्या करेगा, ये जो दो पुराना प्रोविज़न और नया प्रोविज़न है ना, एक दूसरे से झगड़ा करेगा। पहले क्या किया था, वो अपने आप को निपटा दिया वो, ठीक है, बेड डेप हुआ तो मैं साइड हो गया। इस बार बोलेगा नहीं, बेड डेप हुआ तो हुआ, मैं नहीं जानता, तुम जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो नया प्रोविज़न बनेगा ये दोनों झगड़ा करेगा, ठीक है। झगड़ा मतलब क्या, प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ओल्ड प्रोविज़न ग्रेटर देन न्यू प्रोविज़न हुआ तो इन लोग अब एक दूसरे से निपटेगा। पहले क्या किया था, ये एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, बेड डेप हुआ तो आ जाओ, मेथड 1। मेथड 2 में बोलेगा नहीं, तुम बेड डेप हुआ तुम प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, मेरे को उससे बात करने दो, ठीक है। हम लोग बात भी करते हैं बराबरी वाले से, ये बोलेगा। अगर ओल्ड प्रोविज़न न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा हुआ तो कल हम लोग क्या सीखे थे उस दिन, कि जो ओल्ड प्रोविज़न पापा जो सोचे थे उससे कम खर्चा हो गया मेरा, पापा जो सोचे थे उससे मेरा खर्चा कम हुआ। बोलो, क्रेडिट साइड चला जा रहा था ना, इन लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करेगा, ऊपर वाला कोई देखेगा ही नहीं ऊपर वाला को। ये मेथड सेकंड है। पहला मेथड में मैं बोला कि नहीं एडजस्ट करो, एडजस्ट करके फिर नया प्रोविजन बनाया। इस बार बोलेगा नहीं, तुम बेड हुआ तुम चला जाओ, तुम राइटिंग ऑफ करो, कहाँ से करोगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, बैठ जाओ, वो तुमको संभाल लेगा। मैं बात करूंगा तो नया वाला प्रोविजन से, लेकिन ओल्ड वाला जो प्रोविजन पापा जो सोच के रखे थे वो नया वाला, मतलब जो अब होने वाला है खर्चा, उससे बड़ा निकल गया। तो जब भी पुराना खर्चा मतलब ओल्ड प्रोविजन पापा जितना सोचे थे उतना हुआ ही नहीं, तो किस साइड जा रहा था। 1500 का प्रोविजन बना था, लेकिन खर्चा एट द एंड 1200 रुपया ही हुआ। 300 रुपया तो पापा के अनुसार और ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं हुआ ना, वही वाला केस है। पकड़ लो, ये 1500 होना चाहिए था, लेकिन न्यू प्रोविजन ओनली 1000 का ही बना। तो बोलो ओल्ड ज़्यादा है या न्यू ज़्यादा है? खर्चा ज़्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा? खर्चा जितना सोचा था उससे कम हो गया, तो किस साइड जा रहा था? क्रेडिट साइड ना। एकदम लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अगर उल्टा हो जाता है तो सारा का सारा आइटम क्रेडिट साइड। तो बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट, फायदा किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फायदा हो रहा है ना, जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब कम हो रहा है खर्चा। और सेकंड में क्या था? ओल्ड लेसर देन क्लोजिंग, मतलब जो नया वाला प्रोविजन है वो पुराने से ज़्यादा बन गया। क्यों? क्योंकि खर्चा ज़्यादा हुआ होगा। जब खर्चा ज़्यादा हुआ होगा तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ही जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब दोनों मेथड से कोई से भी सॉल्व करोगे ना, आंसर आप लोग को सेम मिलेगा। तो आप लोग को जो इजी लगता है दोनों में से उसको संभाल के रखना है, ठीक है। हुआ? उसके बाद नेक्स्ट पेज में डिस्काउंट है, पेज नंबर 119। डिस्काउंट देता है ना, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसके लिए भी प्रोविजन बना रहा है। तो टेंशन मत लो, ये नहीं पढ़ने वाला है।
इसको साइड में रखो। अपना जो नया कॉन्सेप्ट मिला है डेटर से लेके बेड डेप्थ से लेके, पहले उसको फुल्ली क्लियर करो अपने आप में। जब वो क्लियर हो जाएगा तो मेरे को बता देना, फिर डिस्काउंट वाला कर लेंगे। एक दिन का ही बात है, एक दिन मतलब 10-15 मिनट का काम है, ठीक है। एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है अपने को आज क्या मतलब आने वाला कुछ दिन तक। और आप लोग का जितना भी क्लासेस चल रहा है जल्दी से जल्दी क्लासेस कंप्लीट कर लो अपना, क्योंकि मे बी नेक्स्ट मंथ को क्लासेस क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से अब डेट बता देंगे आप लोग को सर, उसके बाद आप लोग को क्लासेस नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल। हाँ है, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट 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 म्यूट। आगे बढ़ते हैं, नया निकालते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को साइड में रखो, वो उसी दिन करेंगे जिस दिन अपना माइंड पूरा फुल्ली फ्रेश रहेगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर करना है, एक ही बार में समझना है, तो जर्नल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट अपना माथा पे डाल देना, ठीक है। जिसको जर्नल एंट्री आया वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर निकाल देगा, और जिसको जर्नल एंट्री नहीं आया वो बेचारा याद करते रह जाएगा। लेकिन एक बेनिफिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, उससे थ्योरी भी आता है। जर्नल एंट्री के अलावा थ्योरी भी आता है, टाइप्स ऑफ एरर, उसके ऊपर थ्योरी आता है एक। तो बच गया ना, एक तो हो ही गया, अब एक बचा है, तो जर्नल एंट्री मारना होगा। चलो शुरू करें, फाइनल चैप्टर। हाँ डिस्काउंट को छोड़ो, अभी बोला तो मैं डिस्काउंट को छोड़ दो, 10 मिनट में कभी कर लेंगे। एक ही टॉपिक से रिलेटेड दो अलग अलग मत पढ़ो आज। मैं भूल जाता हूँ सिलेबस से रिलेटेड बात, मेरे को याद दिला देना। बाकी बात याद रहता है, जो पढ़ाना नहीं होता वो मैं भूल जाता हूँ।
अब जो पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट, इसमें मेरा काम कम, आप लोग का काम ज़्यादा है। आप लोग का कुछ काम नहीं है, आप लोग का काम यही है कि आप लोग को थ्रो रीडिंग करना है, हर एक चीज़ को क्या करना है, थ्रो रीडिंग। ठीक है, ये लास्ट है। एक्सरसाइज करते रहना, अपने पास इतना समय नहीं है कि आप लोग को एक्सरसाइज करा दे बैठ के, टाइम लग जाता है। ठीक है, और एक चैप्टर का अगर एक यूनिट का एक्सरसाइज करने जाए तो कम से कम 2 से 3 दिन अपने को देना होता है, 2 दिन कम से कम। अच्छे से करे तो, ऊपरी ऊपरी करे तो पार हो सकते, मज़ा नहीं आता उसका करके। तो खुद कर लो, डाउट लेके आओ, बेनिफिट है। अभी भी आप लोग के पास अराउंड 15 to 20 डेज है मेरे पास, इंक्लूडिंग लीव। हाँ, चैप्टर 3 फाइनल अकाउंट। क्या हो गया, पूरा टेंशन? खाना भी नहीं खाएगा ना आज घर जाके? नहीं बोला होता, अचानक से कर देता तो क्या होता? अभी भी अराउंड 20 डेज तो है ना आप लोग के हाथ में, कुछ तो कर सकते हो। मोबाइल नहीं है क्या? फेसबुक है, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम? बस व्हाट्सएप है। कितना टाइम जाता है उसमें? एक एवरेज में बता दो, 30-40 मिनट्स, इतना बस। उसको यूट्यूब में दे दो, कहीं से टाइम नहीं निकालना होता, टाइम है आपके पास, बस जो काम जरूरी है उसको निपटा दो। लो तो मैम करा रही है ना, लो। हाँ, स्टार्टिंग हुआ है। सिलेबस है क्या? सिलेबस है आप लोगों के पास? हाँ, मोबाइल में निकालो ना, बुक है क्या? का बुक है? तो इसमें सिलेबस कहाँ होगा? बता सकता हूँ कि किसको किसको स्ट्रांगली आपको घर में जाके पढ़ने से काम हो जाएगा। नोट सो इम्पोर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन गिरेगा और इम्पोर्टेंट बस 4 ही है, 5 तो नेगोशिएबल, सुन लो, नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2 बार बुक रीड कर लो, 2 बार। और जब रीड करोगे ना पहला टाइम, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको लगे लगे हाईलाइट करो। सेकंड टाइम बस वो पॉइंट को पढ़ो। थर्ड टाइम एक्सरसाइज करने चला जाओ, उसके बाद एग्जाम में बैठने जाओ। लेकिन जब पढ़ोगे तो ध्यान, हाँ, नेगोशिएबल और कॉन्ट्रैक्ट का सेल ऑफ गुड्स एक छोटा चैप्टर है, ठीक है। मे भी उसमें 10 से 12 सेक्शन ही होगा, चलो मैक्सिमम 15 सेक्शन आप लोग को पढ़ना होगा, 15 से ज़्यादा सेक्शन नहीं है। तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, पहले बोला जाता है सेल क्या है। मेरा सिलेबस नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेल क्या है, ठीक है, और क्या क्या सेल करना, एक प्रिवेंटिव होगा, एक इलीगल होगा, ये सब कुछ होगा, ठीक है। फिर कंज्यूमर का कुछ होगा, कंज्यूमर को कैसे सेफ्टी रखा जाता है, ऐसा भी तो होना चाहिए उसमें, होगा। फिर कंपटीशन का अगेंस्ट में ऐसा भी टॉपिक होना चाहिए उसमें। बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ लो, क्या बोल रहा है समझो, चला जाओ एग्जाम में। यूट्यूब देख लेना, ठीक है, नहीं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़े, फाइनल अकाउंट ख़त्म कर दे, निपटा दे आज को फाइनल अकाउंट। ये सबको आता है, उनको छोड़ के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, जर्नल। उसके बाद क्या किए, लेजर का, कैसे लेजर में पोस्टिंग होता है और बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस किए नहीं किए वो आप जानो, प्रैक्टिस किया होता तो
जगह पे रहता, नहीं किया फंस गया। उसके बाद क्या बनता है, ट्रायल। ट्रायल में कुछ नहीं, जो भी लेजर का अमाउंट है उसको ट्रायल में डाल दो, जितना भी डेबिट साइड है डेबिट में डाल दो, क्रेडिट साइड है क्रेडिट में, टोटल अमाउंट क्लोजिंग वाला अमाउंट डाल दिया। उस ट्रायल को लेके अब अपन लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये कंपनी का नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है, इसीलिए इतना ही बनेगा। और कभी कभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है और एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना लेता है कभी कभी। चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी डाल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका वेट कितना है, 25 मार्क्स, ठीक है। लेकिन फाइनल अकाउंट प्लस एनपीओ मिला के 25 मार्क्स, फाइनल अकाउंट प्लस एनपीओ मिला के 25 मार्क्स। यानी कि अगर आप लोग ये यूनिट और प्लस यूनिट 1 भी करके जाते हो तो आप लोग का कितना मार्क्स कवर हो गया, 55, ठीक है। 55 हो गया। अब बचा है 2 चैप्टर आपके हाथ में, एक कोस्टिंग और एक यूनिट 2, एक कोस्टिंग और एक यूनिट 2। कोस्टिंग में से भी अगर आप लोग थ्रो रीडिंग करके चले गए या हम लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर दोगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और बचा यूनिट 2, उसमें से अगर 2-4 क्वेश्चन भी कर लिए तो हो गया काम, पास होने के लिए बोल रहा हूँ। और जिसको फाड़ के मार्क्स उठाना है, 70-80 प्लस सोच रहा है, तो उसको तो सारा का सारा करके जाना होगा, ठीक है। क्यों माथा हिला रहे हैं, इसी चैप्टर में भी आया है अकाउंट्स में हाईएस्ट कितना था दिसंबर वाला बैच का। इस बैच में तो उतना नहीं है, 60 समथिंग था हाईएस्ट। दिसंबर वाला बैच में मे बी 78 था या 80 समथिंग था अकाउंट्स में। क्या हुआ, सोच में पड़ गए क्या, पढ़ा होगा ना उन लोग, इसीलिए आया होगा। और एक का सिर्फ नहीं था, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का था, अच्छा खासा मार्क्स था दिसंबर वाला बैच में। लेकिन जून वाला बैच हमेशा कम मार्क्स लेके आता है। रीज़न पता है क्या, क्योंकि जस्ट हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम देके आया रहता है मोस्टली, ठीक है। और रिजल्ट के बाद ही एग्ज़ाम होता है लगभग, तो ये वाला आसमान में रहता है स्टूडेंट, धड़ाप करके नीचे गिरता है, और गिरा भी है। वो जो आगे बैठा था, दोनों का 60% था हाई सेकेंडरी में, दोनों फेल हो गया। नहीं, एक एग्ज़ाम नहीं दिया, एक फेल हो गया, एक एग्ज़ाम नहीं दिया। तो उन लोग इस आसमान में पहुंच चुका था, और सीएमए का फाउंडेशन उन लोग को नीचे ला दिया कि बेटा नहीं, तुम ज़मीन पे आओ। चलो शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, ठीक है। कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट मतलब लास्ट में मेरे को क्या चाहिए। अगर मैं किसी का अकाउंट देख रहा हूँ, अकाउंट्स, ठीक है, चलो फाइनल अकाउंट्स छोड़ो, मैं किसी का अकाउंट्स देख रहा हूँ, हिसाब किताब में उसका संभाल के रख रहा हूँ। एट द एंड जो मालिक होता है उसको किस चीज़ से मतलब होता है, पैसा कितना आया मेरे पास, ठीक है, और मेरा कंडीशन क्या है, यही होता है ना। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मेरा कंडीशन, मतलब वो जो बोल रहा है ना फाइनेंशियल स्टेट, वो मेरा कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग है, तब मेरे को क्या मतलब, तुम लोग जो करना है करते रहो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर पूछ देता है तो क्या बोलोगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेट, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ मत पढ़ो, सीधा जंप करो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, कुछ नहीं है, यही है। देखो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, खरीद के बेच देता है, ठीक है, बनाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है कि हम लोग खुद बना रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग बेच रहे हैं, तो उसमें एक अकाउंट ऐड हो जाएगा, क्या, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।
और जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है उसका मेन मोटिव क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, चारों में से बन रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होगा? हाँ हाँ, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? पैसा, प्रॉफिट, ये देखेगा प्रॉफिट। लेकिन अगर इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, एनपीओ बन जाएगा ना। एनपीओ क्या बनाता है पता है? कितना रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट हुआ, इसका एक अकाउंट बनाएगा। दूसरा, पहला क्या अकाउंट बनाया? कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसमें कहीं पे भी ये बता रहा है क्या कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? अब वो भी तो देखना पड़ेगा, कितना पैसा बच रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा में बैलेंस शीट बनाएगा, बस, ठीक है। इधर चार अकाउंट है, इधर 3 अकाउंट है, इसमें से आप लोगों को 25 मार्क मिलेगा। ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड नहीं है, टेंशन मत लो, ये नया होगा, अलग से बनेगा, ठीक है। इसमें कोई जर्नल एंट्री मारना ही नहीं है अपने को, आ गया तो सीख लेंगे। नॉर्मली ये बिना जर्नल एंट्री का ही बन जाता है, बस फॉर्मेट बनाओ, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, प्लस माइनस करो, निकल जाओ। पेज नंबर 231 में 1 2 3 कंपोनेंट का बारे में दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ एक बार रीड कर लेना खुद। अगर अचानक से कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया तो फंस मत जाना कि कंपनी अकाउंट में क्या बनेगा, पार्टनरशिप में क्या बनेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनेगा, फंस मत जाना। एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा कौन सा अकाउंट बनता है, बस वो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब क्या होता है? एक मालिक का फाइनल अकाउंट। ये अगर एक ही मालिक है ना, और अपना सिलेबस भी यही है, पार्टनरशिप नहीं है अपना, है क्या? पार्टनरशिप है नहीं है, सिर्फ एक मालिक वाला ही काम है अपना, 2 मालिक है ही नहीं। और दूसरा ये, ठीक है। तो ये बनाएंगे तो इसका गुण क्या है? गुण, चरित्र, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक सुने हो? ये लड़का कैसा है? कोई पूछता है ना, अच्छा वो लड़का एकदम सही है, खाता है पीता नहीं है, पानी के अलावा कुछ और, कोल्ड ड्रिंक भी दो तो एक बार सूंघ के पीता है, अमूल सुपारी गुटखा सिगरेट दारू, ये क्या था? उसका गुण था ना। उसी तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ गुण है। पहला गुण देखे, मतलब फीचर्स, हाँ इंपॉर्टेंट। देखो 25 मार्क्स है तो कहीं से भी पूछ देगा क्वेश्चन, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। एक तो कम सिलेबस है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक छोटा सा टॉपिक में ही खत्म हो जा रहा है ये 4 में, ठीक है। ऊपर से 25 मार्क है, तो फिर नुकसान है ना अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो। इसी में से आप लोग को अराउंड कितना है? 3.1 हैला हैला हुआ हुआ, मतलब कि 231 से लेके 248 तक में आप लोगों को 10 मार्क मिल जाएगा, कम से कम 8 से 10 मार्क। कितना पेज में? 32 से लेके 48, 31 से लेके 48, मतलब कि 19 पेज में ही आप लोग लगभग 10, हाँ क्या हुआ, 29 पेज है ना,
वो 49 है ना? अरे ये तो इसी का हिस्सा है ना, आंसर दिया हुआ है। मतलब अराउंड 17-18 पेज में ही आप लोग 10 मार्क उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि टॉपिक 4 है, 4 में से एक एक क्वेश्चन पूछ दिया तो 8 मार्क्स आ गया, आया। अब आप लोग के पास समय कम है तो मैं आप लोग को बुद्धि दे रहा हूँ कहाँ से मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है? तो बुद्धि ले लो, क्योंकि मैं यहाँ से निकलते ही गायब हो जाता हूँ, फिर ढूंढ के भी नहीं पाओगे, ठीक है? उनको पता चल गया है मुझे ढूंढ रहे थे वो। फीचर्स क्या है? दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ। एक ही मालिक है तो एक ही बनाएगा ना, या दूसरा किसी का कंपनी ले लेगा? ले सकता है, लेकिन वो मालिक हटना पड़ेगा, फिर भी तो एक ही मालिक ने बनाया ना। तो ओनर जो होता है ना, खुद बनाता है। अगर खुद बना रहा है तो कितना मालिक है? एक ही मालिक। सोल प्रॉपर्टी से बोल दिया ना, मतलब एक ही मालिक, दो मालिक हो ही नहीं सकता। दो मालिक होते ही वो पार्टनरशिप बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर आर द मिनिमम हियर। क्या बोल रहा है? अगर मेरे को सोल प्रॉपर्टी से मेरा खुद का बिजनेस खोलना है, आपने चलो लाइव में देख लेते हैं ना। लाइव कितना सारा बिजनेस दुकान वगैरह खोल लेता है, ठीक है? या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, देखना अकेला होता है ना, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खोलने के लिए। रजिस्टर करवा लेता है, ठीक है, जगह दिखा देता है, मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा, शुरू उसका काम। लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है ना, अगर खोलने में कम है तो बंद करने में भी तो कम ही होगा। तो वही बात बोल रहा है कि जितना कानूनन वाला काम होता है ना, अकेला वाला बिजनेस में थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू कंपनी या फिर पार्टनरशिप, ठीक है? बस सुनोगे तो याद हो जाएगा। पहला चीज़ मालिक एक ही होगा, दूसरा कानूनन कार्रवाई बहुत कम होगा, तीसरा क्या होगा? इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द सोल ओनर हैज अल्टीमेट लाइबिलिटी। एक बात बताओ, बिजनेस कितने आदमी ने खोला? एक आदमी ने, ठीक है? बिजनेस तो कर रहा था बेचारा, लाखों का उधार में पड़ गया, पैसा कौन भरेगा? मतलब जितना उधार करेगा उतना ही वो भरना पड़ेगा अकेले को, तो उसके ऊपर अल्टीमेट लाइबिलिटी, सारा लाइबिलिटी उसके सर पे ही है। 3 पॉइंट याद हो गया? सिंगल मालिक, कानूनन कार्रवाई बहुत कम, उधार लग गया तो बेचारा भरो अकेले। फीचर याद हो रहा है? फोर्थ वन, सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली वन हु बियर्स ऑल रिस्क विच आर रिलेटेड टू इट्स बिजनेस। सुनो ना, वो काम जो कर रहा है उसमें अगर कोई रिस्क हुआ, कोई आके उसका रिस्क बांटेगा? नहीं बांटेगा ना, उसको अकेले झेलना पड़ेगा। सिंगल मालिक, कानूनी कार्रवाई बहुत कम है, ठीक है? लाइबिलिटी जितना होगा खुद भरो, रिस्क भी अपन मतलब तेरे को ही लेना है, मैं नहीं जानता है, तू बिजनेस कर, तू रिस्क ले। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ नंबर 1, बताओ वो मालिक अगर है, अगर मालिक है तो जितना भी राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बिजनेस का कंट्रोल है, वो किसी और के पास होगा या उसी के पास होगा? बस 5 पॉइंट खत्म। लास्ट वन, द लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स बिजनेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला? सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़े थे अपन लोग, उसमें क्या लिखा था? मालिक और अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं, जो मालिक है वही बिजनेस है, ठीक है? बिजनेस को केस देने नहीं जाएंगे यहाँ पे, मालिक को ही गर्दन पकड़ेंगे, पैसा निकालता है कि नहीं, ठीक है? बस सब ये 6 पॉइंट पढ़ा। 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया कि दोनों सेपरेट नहीं है। सेपरेट एंटिटी वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है, अगर ये पॉइंट डाल दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट बोलेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट बोल देगा, तो ये वाला पॉइंट डालेगा तो देख लेगा ना, अरे सोल प्रोप्राइटरशिप का बात कर रहा है, इसमें तो मालिक और बिजनेस एक ही है, ये गलत है, सेपरेट एंटिटी नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, अब बाकी क्या बचा? पार्टनरशिप, कंपनी तो बचा, ठीक है? कंपनी में तो लगेगा ही, लगना ही है कंपनी में। कंपनी में आप कंपनी को पकड़ोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टेक होल्डर को नहीं पकड़ोगे, ठीक है? खत्म हो गया इसका फीचर। याद हुआ कि नहीं? बताओ ना मेरे को एक बार। पीछे से शुरू करता है,
एक पॉइंट बताओ बिना देखे। हाँ, फीचर्स, उसका गुण, चरित्र, लड़का कैसा है। सिंगल ओनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अल्टीमेट लाइबिलिटी उसी के ऊपर है। सरकारी नहीं, लीगल लीगल लीगल। अरे गधा, वो तो बोल दिया सिंगल ओनर। सेपरेट नहीं है, सिंगल, बिजनेस और मालिक एक है। रिस्क सिर्फ नहीं था। हाँ चलो, रिस्क, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल सब उसी के पास ही है, रिस्क भी उसी को लेना है। ठीक है। और एक पॉइंट क्या मिला था, इंपॉर्टेंट वन था, सेपरेट वाला। हाँ, उसमें साइड में लिख दो कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब समझने के लिए। आगे बढ़े, क्या क्या अकाउंट बनेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐड हो जाएगा, नहीं तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L, ये नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, गोल्डन रूल, गोल्डन। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि जितना भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होगा ये दोनों अकाउंट में सारा का सारा डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और इनकम में डिफरेंशिएट पता था, प्रॉफिट या गेन्स में, इनकम या गेन्स में, पता है ना। चप्पल चोरी कर लिया, क्या हो गया, गेन या प्रॉफिट, गेन। क्यों, अपना काम था क्लास करवाना, पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान का सागर बहना यहाँ चाहिए था, चप्पल चोरी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। देखो, बिना जर्नल एंट्री का भी आप लेजर बना सकते हो, सबको बोल रहा हूँ, बिना जर्नल एंट्री मारे भी लेजर बना सकते हो। किसी का जर्नल एंट्री में कॉन्सेप्ट ढीला है, वो लेजर बना देगा। बस दिमाग में इतना रखना है कि ये कौन सा अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पता ही नहीं कि नॉमिनल अकाउंट रहता है, कभी लॉस को दिखा दिया क्रेडिट साइड, कभी डेबिट साइड, कभी बैलेंस शीट में ठेल दिया, बर्बाद ना। आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ के छोड़ देंगे आज को, ठीक है, क्योंकि जो जर्नल एंट्री मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसको ट्राई करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जितना भी वहाँ पे डिस्काउंट को छोड़ के लेजर बन रहा है, एक बार खुद ट्राई करो। लेजर ट्राई करोगे क्या होगा, पहला चीज़, उस चीज़ में फंसोगे तो निकलोगे, खुद निकलोगे, दूसरा तो कोई निकालेगा नहीं। एक बार निकल गए ना तो दोबारा वो कॉन्सेप्ट आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे पढ़ते हो, घर पे जाके उसको देख लो, तो आप लोग फंसोगे नहीं। और मैं चाहता हूँ कि उसी टाइम फंसो, और उस टाइम फंसे निकल भी जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाओगे। अगर निकल गए दोबारा नहीं फंसोगे उस टॉपिक पे कभी भी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर मैं खुद अकेले भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कभी, जैसे यहाँ पे है ना बेकरी है ना यहाँ पे, उन लोग खुद बनाता है, तो उन लोग बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, अपन लोग यहाँ पे एक बेकरी खोला, अपन लोग मिल के, ठीक है, अब अपने पास फैक्ट्री नहीं है बनाने के लिए, जगह चाहिए होगा, वहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे, बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे अपना में। हम लोग वहाँ से सामान खरीद के यहाँ पे लाते हैं, जो बना हुआ सामान होता है यहाँ पे खरीद के ला के हम लोग फिर बेचते। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा अपना में, नहीं बनेगा, बस यही है। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनता है,
वो सामान का बनाने में कितना कीमत लगा मेरे को, वो पता करने के लिए ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। मेन रीज़न क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए, कि जो बना उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। द आइटम डेट appear in debit side of this account are opening work in progress, that is balance of goods, ये छोड़ो, raw material consumed, direct labor, direct expenses, factory overhead costs. The credit side includes closing work in progress only. The difference being cost of goods manufactured is transferred to trading account following is the structure. Oh my god. बना लेते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड, दिस वन क्रेडिट साइड। अगर ओपनिंग मेरे पास पिछला साल का कुछ मैदा आटा बचा हुआ है तो मैं इस साल लेके आऊँगा ना, तो मैं उसको क्या करूँगा, टू ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस लिख दूंगा, ठीक है। उसका बाद जितना भी खर्चा लगने वाला है ना, सारा का सारा डेबिट साइड में जाएगा। क्या क्या खर्चा लग रहा है, रॉ मटेरियल हम लोग कितना कंज्यूम किया, मतलब हम लोग कितना यूज़ किया, रॉ मटेरियल का बात कर रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स तीनों अलग है, हाँ ध्यान से देखना। अगर अगला साल से वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे आया होगा तो उसमें उसको क्या मैं रॉ मटेरियल बोल सकता हूँ। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा, तब फर्स्ट वाला, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बीच वाला, फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट, ठीक है। अब और जो वर्क इन प्रोग्रेस था उसके अलावा और भी तो सामान बनाऊंगा ना मैं इस साल, तो मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल लाऊंगा, तो रॉ मटेरियल को मैं यूज़ करूँगा, तो उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम करना, ठीक है। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब जो बनाएगा उसको हाजिरा वगैरह देना पड़ेगा क्या, दे दो। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट लेबर, ठीक है। टू डायरेक्ट ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब पता है, खर्चा ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट ओवरहेड लिख दिया मैंने। क्या हुआ, जीरो बटल रूल सन्नाटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया ना, फटाफट लिखते गया आ गया क्या, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड समझ में नहीं आया, समझ जाएंगे क्या है, पढ़े आए ना, पढ़ाएंगे। सुनो ना, अपन लोग क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, अभी तक ट्रेडिंग में अपन लोग जंप नहीं किए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे, क्या बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग। बेकरी है ना, मैदा आटा शुगर वगैरह सभी लगेगा, लग गया, लगा। अब वो बनाने के लिए आपने क्या खर्चा दिया, देखो ये रॉ मटेरियल और ओपनिंग में कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो सामान बनाने में उसमें शुगर उगर फलना ढिमकाना कुछ डालना पड़ेगा ना, खर्चा वर्चा होगा ना। गाड़ी से लेके आया वो सभी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, गाड़ी अंदर आया उसका पैसा देना पड़ा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर डायरेक्ट लेबर जो काम करेगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा, जो बस वो बेकरी का सामान बनाने के लिए काम कर रहा है बस उसको डायरेक्ट लेबर बोलूँगा मैं, ठीक है। अब मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सेल भी कर रहा हूँ, अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, उसके बाद भी जाके मैं फैक्ट्री में उसका काम देख रहा हूँ, तो मेरे को आप लोग क्या डायरेक्ट लेबर बोलोगे। अब मैं हो जाऊँगा इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं सब तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर मतलब जो बस वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड बचाना है एक मेरे पास, बचा के फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ कर दिया, सिस्टम ऑफ कर दिया, कैसे पढ़ाऊँगा मैं,
नहीं बढ़ा पाएगा। क्या फैक्ट्री में आपको लगता है कि सिर्फ दिन दिन में काम होगा? उसमें मशीन यूज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम ही नहीं है, बल्ब का काम ही नहीं है, अंधेरा में अपन लोग पकड़ पकड़ के बना लेते हैं, बनाते हैं क्या? फैक्ट्री में और भी तो कुछ खर्चा होगा जो बस वो मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है। एसी चला रहे हो अगर, उसमें एसी भी तो खरीदा, फैक्ट्री के अंदर में और सारा भी तो होगा, सामान रखने के लिए कुछ भी तो हो सकता है, और भी तो खर्चा होगा ना फैक्ट्री के अंदर में। बताओ वो खर्चा क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है या बाहर किसी को दिखाने के लिए ज़रूरी है? हाँ, तो वो सबको ओवरहेड बोला जाता है। ओवरहेड मतलब खर्चा ही है। हाँ, ये मत सोचना कि ये अलग, नाम बस अलग है। ये स्टार प्लस है, स्टार प्लस। क्या था रिश्ता? वही सोच नहीं। अब आप लोगों को ओवरहेड्स वर्ड सुनने को मिलेगा। ओवरहेड्स का मतलब होता है खर्चा, सिंपली बस माथा में इतना रखो, ओवरहेड मतलब खर्चा। एक्सपेंसेस ना बोल के सुंदर ध्वनि सुनने के लिए उसको ओवरहेड्स बोल दिया। बस आप लोग इतना ही रखो दिमाग में, ज़्यादा मत चला जाना, फंस जाओगे। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ नहीं है। अब क्या होगा? इतना बनने के बाद काम हो गया ना, 10 पीस मैंने पेटीज बनाया, वेज पेटीज, हाँ, नॉन वेज नहीं। सीधा वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, इसलिए हम लोग वेज का बात करेंगे। ठीक है, वेज पेटीज बनाए, ओनली 8 पीस सेल हुआ। कितना पीस बचा मेरे पास? 8 पीस सेल हुआ, बचा कितना? तो अगला साल जाएगा? मैं 1 साल का बात कर रहा हूँ। अरे बाबू, ये जो बनेगा ये तो पूरा साल के लिए बनेगा ना। बस एग्जाम्पल के लिए सोचो ना, खराब हो जाएगा। बोलो कि आज बना के मैं 1 साल रखूंगा क्या उसको? 2 पीस बच गया मेरे पास, सेल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बाय क्लोजिंग WIP। ठीक है, ये अगला साल फिर दौड़ के ओपनिंग बन जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? कितना पीस सेल किया अपन लोग? 8 पीस ना, वो चला जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मतलब समझे? प्लस माइनस करने के बाद जो बच जाता है लास्ट में, बस। किसी को कुछ भी डाउट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।